ये आरएसएस वही संगठन है, ये आरएसएस देशद्रोहियों का वही संगठन है जो आजादी ही नहीं चाहता था। और ये चड्ढी गैंग जो अब पैंट गैंग में बदल चुका है, दुनिया का, भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मनी होल्डर नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगर वादा निभाने जाते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते बल्कि जेल में होते। नरेंद्र मोदी जैसे डकैत को आप वोट देना पसंद करते? असल मर्द की औलाद है आपका चौकीदार। काले धन की लिस्ट जारी करने के बाद अगर वो एक दिन भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो मुझे बोलना। सोच उनकी क्रिमिनल है। बोलो, किसी को भी मरवा देना, किसी को भी गायब करवा देना, भारत के सारे इंस्टीट्यूशन को नष्ट कर दें। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इन्वेस्ट किया भगवा दलालों पर, क्योंकि ये भगवा दलाल ही आगे चल करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश किए और बनाने में कामयाब भी रहे। और सबसे बड़ा अगर कोई मनी लैंडर है इसमें तो वो है आरएसएस। ये आरएसएस वही संगठन है मेरे दोस्तों जो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी विरोध किया था। ये आरएसएस वही संगठन है, ये आरएसएस देशद्रोहियों का वही संगठन है जो आजादी ही नहीं चाहता था, जो आजादी का भी विरोध किया था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी विरोध किया था। ये चड्ढी गैंग जो अब पैंट गैंग में बदल चुका है। चड्ढी क्यों पहना था आपको पता होना चाहिए। ये अंग्रेजों की दास्ता थी, अंग्रेजों की गुलामियत थी, अंग्रेजों की सोच थी। तो दोस्तों, अब यहां बात क्लियर हो गई कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही आज भारत के सबसे बड़े ब्लैक मनी होल्डर हैं। और इसीलिए अभी बात खत्म नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने काले धन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और नहीं क्यों की? उनके पास जो था काला धन उसको छोड़ करके जो ब्लैक मनी 400 लाख करोड़ विदेशों में जमा था उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 50-50 किया, आधा आधा बंटवाया। अब वो आप सोचिए, आपको भी याद आ जाएगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे बहुत से ब्रोकरों को माइग्रेट करके यूके, कनाडा, यूएस सब जगह बसाया। आपको पता चला होगा, आप सोचते होंगे कि मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी कोई भागा नहीं। सबको नरेंद्र मोदी ने एडजस्ट करके वहां बसाया, विदेशों में ले जा करके उनका माइग्रेट करके उनको बसाया, सारी सुविधाएं दे करके। और वही ब्लैक मनी जो 400 लाख करोड़ विदेशों में जमा थी दूसरे चोरों के हाथ में, उसे 50-50 करके आधा उनके लिए छोड़ दिया, आधा अपने पास ले लिया। और उस पैसे को इन जैसे चोरों को जो भारत में जो जानते हैं कि वो भाग कर गए हैं, भाग कर नहीं गए हैं, ऐसे कई हजार गुजरातियों को माइग्रेट करके नरेंद्र मोदी ने भारत से बाहर भेजा और उन्हीं के अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जो 400 लाख करोड़ विदेशों में था। और अब उसका उपयोग कर रहे हैं अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए, और भी भारतीय जनता पार्टी के चंद में आ रहे पैसे को चंदे के रूप में लाने के लिए, या फिर और भी दलालों को खड़ा करने के लिए कि वो आजीवन के लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष देश का बन जाएं। अब आगे आपको बताता हूं मेरे दोस्तों कि काले धन का 400 लाख करोड़ रुपया जो रामदेव और दूसरे दलाल बोल रहे थे और नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे थे, उसका 50-50 करके नरेंद्र मोदी ने बंटवारा कर लिया। तो आप बताइए, आज अगर 200 लाख करोड़ से भी ऊपर नरेंद्र मोदी के पास है तो दुनिया का
भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मनी होल्डर नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इट्स माय चैलेंज। और इस चैलेंज के साथ कि ये जांच करवा लें, अगर ये बात झूठ निकले कि अडानी, अंबानी, रामदेव जैसे लोगों के पास जो धन है, जो अंपायर है, उसके ये नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है, अगर ये झूठ निकले तो जो भी सरकार चाहे सजा दे सकती है। आज लोगों में बोलने की हिम्मत ही नहीं बची है। लोग बोलना ही बंद कर दिए हैं, लोग सांस लेना बंद कर दिए हैं, मैं समझता हूं। तो चलिए, काले धन को मोदी ने एडजस्ट कर लिया। और सिर्फ यही नहीं, जो नोट की शक्ल में, आप भी जानते हैं, करेंसी की शक्ल में 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा भारत में काला धन था, करेंसी की शक्ल में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वही चड्ढी गैंग कहता था, आरएसएस, ये वही रामदेव कहते थे, ये वही नरेंद्र मोदी कहते थे कि 5 लाख करोड़ रुपया काले धन के रूप में यहां भारत में करेंसी के रूप में है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 2000 का नोट छापा और उस काले धन को मैनेज कर लिया, काले धन को बदल करके लोगों को दे दिया 50-50। और आप जानते हैं उस पीरियड में, आपको भी पता होगा क्या क्या हुआ। सीधे पीएमओ, सीधे नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद कह रहे थे कि मैं हैंडल कर रहा हूं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी या जितने भी चोर थे उनके पास 1,000-100 करोड़ के 2000 के नोट निकल रहे थे, तो वो कहां से आ रहे थे? बिना पीएमओ के, बिना नरेंद्र मोदी के कैसे उनके पास पैसे पहुंच रहे? कहने का अर्थ यह है कि 5 लाख करोड़ जो करेंसी के रूप में ब्लैक मनी थी, उसको भी नरेंद्र मोदी ने 50-50 किया। अब बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मनी होल्डर कौन है? काले धन वाला कौन है? तो नरेंद्र मोदी नाम कैसे जाहिर करते? नरेंद्र मोदी कार्रवाई कैसे करते? नरेंद्र मोदी अपने वादे को कैसे निभाते? और अगर वादा निभाने जाते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि जेल में होते। अब थोड़ा और आगे बढ़िए मेरे दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90% ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है। आज अभी इसी वक्त की बात कर रहा हूं, 90% अगर ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है तो नरेंद्र मोदी कार्यवाही कैसे करते? नाम पब्लिक कैसे करते? पहला 3 नाम तो उनका ही था। उन्होंने नाम पब्लिक करने से, पब्लिश करने से, लोगों के सामने लाने से इंकार क्यों किया? क्योंकि अगर नाम जाहिर कर देते तो क्या एक चोर के भाई को आप वोट देते? क्या नरेंद्र मोदी जैसे डकैत को आप वोट देना पसंद करते? जब आपको पता लगता कि सारे चोर गुजराती हैं और चौकीदार भी गुजराती है, तो क्या आप वोट देते? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नाम जाहिर नहीं किया। ऑन रिकॉर्ड 90% ब्लैक मनी आज गुजरातियों के पास है। 90% बैंकों का लोन गुजरातियों ने ले रखा है। 90% बैंकों का एनपीए गुजरातियों का है। 90% बैंकों से फ्रॉड गुजरातियों ने किया है। आप नाम भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज अगर देखेंगे तो 85% भारत के संसाधनों पर, कोयला हुआ, बिजली हुई, खनिज हुआ, सारे संसाधनों पर 85% कब्जा मात्र गुजरातियों का है। तो भारत में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है मेरे दोस्तों? गुजराती। और उन काले चोरों का जो गुजराती थे, नरेंद्र मोदी के भाई थे, नरेंद्र मोदी के बंधु थे, नरेंद्र मोदी के वगैरह 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 थे। जब मोदी थे, शाह थे, पारेख थे,
मेहुल थे, चौकसी थे, मेहता थे, तो कैसे नाम उजागिर कर देते? सवाल ही नहीं उठता। और करते तो जेल जाते, क्योंकि जिसका नाम सामने लाते वो ताल ठोक के ये कहता कि मैंने तो नरेंद्र मोदी को पैसा दे दिया, या ये पैसा नरेंद्र मोदी का है। फिर क्या बोलते? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं, जेल में बैठे होते नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अगर वो काले धन की लिस्ट पर काम किए होते तो। और मैं आज भी चैलेंज करता हूं, अगर असल मर्द की औलाद है आपका चौकीदार, तो काले धन की लिस्ट वो जारी कर दे। काले धन की लिस्ट जारी करने के बाद अगर वो एक दिन भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो मुझे बोलना, बैठ ही नहीं पाएगा। जब पूरा देश ये जान जाएगा कि सारे चोर तो गुजराती हैं, तो कैसे नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेगा? और उसी भरोसे को, उसी मिथक को बनाए रखने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने हिंदू मुसलमानों का इस्तेमाल किया। उसी मिथक को बनाए रखने के लिए पुलवामा में इतनी बड़ी 44 सैनिकों को सीधे बम ब्लास्ट करवा के मरवा दिया। फिर से प्रधानमंत्री अपने आप को बनाने के लिए आदमी ने पता नहीं कौन कौन से पाप किया, लेकिन काले धन का नाम नहीं लिया। इसका अर्थ है कि काला धन आज सबसे बड़ा ब्लैक मनी होल्डर अगर कोई है भारत में, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। आप यह मत कहिए कि वो पैसा तो विजय माल्या के नाम से है, रामदेव के नाम से है, पतंजलि ट्रस्ट के नाम से है, या श्री श्री रविशंकर के नाम से है, या अडानी अंबानी के नाम से किसी को भी रहेगा। यूज तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना। पैसा किसी के पास भी रख दीजिए, प्रयोग, उसका उपयोग, उसका दुरुपयोग तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना। तो पैसा तो उन्हीं का हुआ ना भाई। ब्लैक मनी लोग कैसे रखते हैं, बेनामी संपत्ति कैसे रखते हैं? अपने कुत्ते के नाम से। रामदेव भी वही हैं, अपने बिल्ली के नाम से। अनजान किसी मजदूर ये वो जिनका नाम ही नहीं, उनके नाम से रखते हैं। तो ये क्या है? रविशंकर, ये क्या है? रामदेव, ये वही है, स्टेट एजेंट ऑफ द मोदी। अब आप बताइए मेरे दोस्तों, इतने के बाद भी आपको कोई शक है? और मैं मेरे इस चैलेंज के बाद आज भी, छोड़ दीजिए, चला गया, बात गई, कोई बात नहीं, आज भी नरेंद्र मोदी अगर मर्द की औलाद हैं तो काले धन की लिस्ट पब्लिश कर दें और उसके बाद एक दिन भी उस कुर्सी पर बैठकर दिखाएं। किसके पास काला धन, फाइनल किसके पास काला धन आज है? अल्टीमेट ब्लैक मनी होल्डर आज कौन है? जाहिर करें प्रधानमंत्री, और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर दिखाएं। हिम्मत नहीं है, नहीं जाहिर करेंगे। और आप बोलोगे तो आपको मंदिर बना के दे देंगे, पूजन करके दे देंगे, आपको हिंदू मुसलमान करके दे देंगे, आप दंगे करवा देंगे। दिल्ली में करवा दिया दंगा, कुछ भी कर देंगे, अपने ही 44 सैनिकों को और मरवा देंगे। 20 बिहार रेजिमेंट के ही सैनिकों को चाइना के बॉर्डर पे नरेंद्र मोदी ने क्यों मरवाया? इट्स अंडरस्टैंडिंग बिटवीन चाइना एंड नरेंद्र मोदी, एंड नरेंद्र मोदी इज ए ब्रोकर ऑफ चाइना। आप भी देख रहे हैं, शुरू से कहने के लिए कुछ कह रहे हैं, आज सब कुछ चाइना के हाथ से ही हो रहा है, चाइना के पास ही जा रहा है, बिजनेस सब चाइना के पास जा रहा है। अरे भाई, 18 बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज सपना पाल रखे हैं कि शी जिनपिंग की तरह आजीवन मैं भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन के रहूंगा। तो षड्यंत्र तो वही करेंगे ना। तो आप बताइए मेरे दोस्तों,
अब तो आपके दिमाग में क्लियरिटी आ गई होगी कि ब्लैक मनी, अल्टीमेट ब्लैक मनी होल्डर्स नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसे क्यों हैं? अब आपका सवाल होगा, आखिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी मात्र प्रधानमंत्री बने रहने के लिए चाइना के हाथों भारत को क्यों बेच रहे हैं? अमेरिका के हाथों भारत को क्यों बेच रहे हैं? भारत की नीलामी क्यों कर रहे हैं? भारत को गुलाम क्यों बना रहे हैं? मात्र अपने आप को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए? यह सही है, और यही सही है मेरे दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। कोरोना वायरस का इंपोर्ट करना, भारत में कोरोना वायरस को पनपने देना, कोरोना वायरस से लोगों की मृत्यु, और उस पर कोई भी आज तक 42,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस से। कोई एक भी ट्वीट, कोई एक भी संवेदनशीलता का बयान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के तरफ से आया, या ये एक्सेप्टेंस आया कि भाई मेरी गलती से ऐसा हुआ? और गलती तो किए ही है, सब जानते ही हैं, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कोरोना की जरूरत थी, इंपोर्ट करना था, यहां सारी चीजों को छुपाना था। जो उन्होंने पाप किया है उस पर किसी की निगाह न जाए, कोई उसे समझे ना, इसके लिए यह सब कुछ किया गया। दोस्तों, और आगे आप बढ़ेंगे, जब भी स्टेप बाय स्टेप आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक राजनेता नहीं है और नेता भी नहीं है, वो तो एक अपराधी हैं, क्रिमिनल। सोच उनकी क्रिमिनल है। बोलो, किसी को भी मरवा देना, किसी को भी गायब करवा देना, भारत के सारे इंस्टीट्यूशन को नष्ट कर देना, आरटीआई, सीबीआई और दूसरी संस्थाओं को पिंजरे में कैद करके रख देना, या देश को ही, आरबीआई को भी क्या, आरबीआई के साथ उन्होंने क्या किया, देश को ही गिरवी रख देना, देश को ही बेच देना। आज भारत पर दुनिया में जो भी कर्ज था भारत के ऊपर, आज 1.5 गुना चुका है। 50% भारत पर कर्ज बढ़ गया है। आखिर किस मद में? देश को, आम आदमी को मिलने वाला गैस की सब्सिडी या खाद की सब्सिडी या जितनी भी सब्सिडी कि कहीं भी किसी भी माध्यम से जिसको मिलती थी, वो सब बंद कर दिया। इतने पैसे कमाए, पेट्रोल डीजल का दाम, पानी के भाव पेट्रोल और डीजल मिला अंतरराष्ट्रीय बाजार में, लेकिन आपके कलेजे पर मूंग दलते हुए 70 रुपया 80 रुपया पेट्रोल का दाम वसूला गया। आप सोचिए आखिर कहां जा रहा है पैसा? ऐसी बहुत सी चीजें। आखिर इतने बड़े कल्प्रिट, इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े नृशंस नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों हैं? अब यह सवाल मेरे दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास, आज काले धन की बात करूंगा, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने काले धन पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि काला धन सारा गुजरातियों का था और नरेंद्र मोदी का था, इसलिए काले धन पर कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए उसको छोड़कर अगर आप सोचेंगे कि आखिर इतने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंच से चैलेंज किया था, यह बात कही थी कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। तो जिसके खून में व्यापार होगा वो देश चला सकता है क्या? वो आपके, हमारे आम आदमी के हितों के बारे में सोच सकता है क्या? वो तो व्यापार करेगा। आज आपकी लाशों का व्यापार किया जा रहा है, आपको कोरोना वायरस के बहाने अस्पतालों में भेजकर आपको मारा जा रहा है और आपके अंगों का व्यापार किया जा रहा है। मोदी हैं तो मुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे दोस्त, आप सबसे बड़ा सवाल जो बार बार मैं उस बात पे घूम के आ रहा हूं, आखिर मोदी इतने कल्प्रिट क्यों है? आखिर मोदी इतने नृशंस क्यों है? आखिर मोदी अपराधी क्यों हैं? आखिर मोदी अमेरिका और चीन के दलाल क्यों हैं? जानते हैं क्यों? इस क्यों का जवाब है क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का डीएनए ही दलालों का रहा है। मुगलों के दलाल भी गुजराती थे, अंग्रेजों के दलाल भी गुजराती थे, डचों के दलाल भी गुजराती थे, फ्रांसीसियों के दलाल भी गुजराती थे,
पुर्तगालियों के दलाल भी गुजराती थे। दलाली इनका पेशा है, दलाली इनके खून में है, और एक व्यापारी दलाली ही तो करता है। उसको तो उन्होंने चैलेंज से अमेरिका में या कहीं जाकर के अंतरराष्ट्रीय मंच से उन्होंने कहा कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में। वो ये भी कह सकते थे मैं भारतीय हूं, मेरे अंदर भारतीय खून है, हिंदुस्तानी खून है। नहीं बोले, उन्होंने तो टाल ठोक के कहा मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। तो वो व्यापार कर रहे हैं। लेकिन फिर से आ गया घूम करके उसी सवाल पे कि इतने ऐसे नृशंस, ऐसे क्रूर आपका प्रधानमंत्री क्यों है? ऐसा ब्रोकरिंग मेंटालिटी आपके प्रधानमंत्री का क्यों है? क्योंकि उसका डीएनए ऐसा है। अब डीएनए की बात कर लो। 1000, आपने ये हजारों बार इस मुद्दे को सुना होगा, 1000 साल के इतिहास में एक भी फ्रीडम फाइटर्स, एक भी शोल्डर्स, एक भी योद्धा नहीं मिलेगा जो भारत की अस्मिता, भारत की इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा के लिए लड़ाई लड़ी हो। याद करिए, कोई है शिवाजी, कोई है महाराणा प्रताप, कोई है महारानी लक्ष्मीबाई, कोई है? नहीं है, कोई नहीं है गुजरात से। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी भारत में जितने भी आतताई, जितने भी लुटेरे भारत में आए, वो सारे के सारे गुजरात के रास्ते से ही आए। तो आखिर गुजरात के रास्ते से क्यों आए? बड़ा सीधा सा जवाब है, ये व्यापारी होते थे, ये विदेश जाते थे, तो उनको लिवा के आते थे और उन्हीं के द्वारा पूरे देश को गुलाम बनाते थे। आप कुछ इतिहास आपको भी मालूम होगा। अंग्रेज कैसे आए? एक गुजराती लेके आया था। मुगल कैसे आए? एक गुजरातियों के प्रमोशन से आए थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो लाने वाले सारे आक्रमणकारियों को लाने वाले गुजराती हैं, और इन्होंने कभी भी किसी भी आक्रमणकारी का मुकाबला नहीं किया, हथियार नहीं उठाया। आप इतिहास उठा के देख लो। एक स्टेप आगे, 1947 के पहले क्रांति में क्या किसी क्रांतिकारी ने शहादत दी? कोई क्रांतिकारी जो अपने प्राणों की आहुति दी हो? 7.5 लाख क्रांतिकारियों में कोई भी एक गुजराती हो? है? आप बताइए। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसा कोई नाम, मोदी, शाह, पारेख, मेहता, कोई है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी हो? 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर के भारत आजाद हुआ था। नहीं है। तो आजादी की लड़ाई में इन्होंने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट स्टेप आप जाइए, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए, आप आजादी की लड़ाई में इनकी भागीदारी नहीं थी, बल्कि मुसलमानों की 30% भागीदारी थी। कराची, ढाका, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सारे प्लेस जो हैं क्रांतिकारियों के गढ़ हुआ करते थे। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।